पूरे जो उद्योगपति है देश का, जो पूंजीपति है, जमाखोर, मुनाफाखोर और जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले हैं वो लोग, और जितने भी दागी सांसद हैं वो सब लोग, इन लोगों ने मीडिया के साथ मिलकर के, कांग्रेस के साथ मिलकर के, करप्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के, जो देश की एक रियल क्रांति हो सकती थी देश में, यशवंतराव सोनावाड़े की हत्या के बाद, इजिप्ट की क्रांति के बाद, उस वास्तविक क्रांति को दबाने के लिए अन्ना हजारे सिविल सोसाइटी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन को पैदा किया। तो 30 जनवरी को जब ये पैदा हुए और फरवरी में इजिप्ट की क्रांति शुरू हो गई थी, इन्होंने वो अपना जादुई नंबर भी 30 जनवरी को ही साहब एक मिस्ड कॉल वाला जो नंबर पैदा किया था वो 30 जनवरी को ही इन लोगों ने पैदा किया था कि भाई इस पर मिस्ड कॉल करो तो आप जो है उसमें इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वोटर में रजिस्टर्ड होंगे कि आप लोग जो है करप्शन मिटाना चाहते हैं। और लगातार एक दिन में 7 लाख लोग जुड़े थे उस पर नेट के थ्रू इनके साथ। तो ये बहुत बड़ा वो था। और एक तथ्य और डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी एनजीओ हैं देश में, करीब 33 लाख एनजीओ है छोटा मोटा मिला करके, और जो गवर्नमेंट एडेड एनजीओ है उनको इस साल के बजट में जो 11-12 का जो बजट है 2011-12 का, भारत सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है एनजीओ के लिए। आप योजना आयोग की वेबसाइट से या केंद्रीय बजट देख करके इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। 38,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार एनजीओ को काम करने के लिए दिया है। लेकिन वो एनजीओ क्या काम कर रहे हैं, वो इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं अन्ना के साथ मिलकर के। तो समझिए इस साजिश को, देखिए कितना बड़ा धोखा कर रही है देश के साथ सरकार। तो डॉक्टर साहब देखिए कि सरकार किस तरह से मतलब देश के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है कि अपने खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के लिए सरकारी फंड से, जनता के फंड से, जो जनता की मेहनत की कमाई का पैसा होता है सरकारी फंड, तो उसमें से 38,000 करोड़ रुपए अपने एजेंट और दलालों को दे रही है। उन दलालों का मुखिया कौन है? एनजीओ समन्वय समिति का चीफ आज की डेट में अन्ना हजारे है पूरे देश की का। जनरल सेक्रेटरी अरविंद केजरीवाल है, कन्वीनर उसकी वो किरण बेदी बनी हुई है। तो जब देश की जो एनजीओ समन्वय समिति पूरे मूवमेंट को देख रही है इंडिया अगेंस्ट करप्शन को, और दिखाया ये जा रहा है कि सरकार के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है, भाई कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट चल रहा है और सरकार के पैसे से चल रहा है, और सरकार भोली बनी हुई है। तो क्या करें यार, हाथ लगाएंगे जल जाएंगे अन्ना को। अरे रामदेव को हाथ लगाने में तो तुम ना जले, अभी वो राजस्थान में दलित जला दिए तब तो ना जले। तो मायावती जी ने वहां भट्टा पारसोल में किसानों पर गोली चलवा दी तब तो ना जले। तो राहुल तब क्यों नहीं जला? यार था ना राहुल भट्टा पारसोल में, टप्पल मेरे गांव के पास है बिल्कुल, वहां पे किसानों को जो जिंदा जलाया गया। नासिक में जिंदा जलाया गया, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। और ये जो सीपीआई सीपीएम अपने आप को बहुत बड़े मतलब मजदूरों के और किसानों के मसीहा कहते हैं, इन्होंने सिंगूर में और नंदीग्राम में गोलियां चलवाई, इन्होंने किसान मरवा डाले। तो ये सारे लोग अन्ना को पिटवाने से पता नहीं क्यों इसे करें। वे अन्ना को नहीं पीटेंगे, अन्ना जेल में आंदोलन करे, अन्ना सुप्रीम कोर्ट पे आंदोलन करे, अन्ना रामलीला मैदान में करे, संसद भवन में कर ले। चूंकि उन्हीं का आदमी है तो उसे क्यों पीटेंगे, क्या रोकेंगे? देखिए आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है 2009 में धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह के लिए। उस रूलिंग को सारे लोग से फॉलो करवाते हैं, अंडरटेकिंग लेती है दिल्ली की पुलिस, पूरे देश भर की पुलिस लेती है और परमिशन नहीं देती किसी को। हालांकि परमिशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमिशन का क्या मतलब है भाई, हम लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं, तुम पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट जनता को परमिशन किस बात की देगा? नौकर बड़ा या मालिक? तो तुझसे परमिशन किस बात की ले? वो शब्द गलत है, लेकिन फिर भी जब एक व्यवस्था है, सिस्टम है, तो उसका फॉलो अन्ना को भी करना चाहिए ना। अन्ना के लोग कहा तो वहां की परमिशन नहीं दे रहे थे उसको। वो कौन सा गार्डन था आईटीओ पे जिसकी परमिशन मांग रहा था? जेपी पार्क, उसकी परमिशन नहीं थी। लोग भाई परमिशन नहीं है इसलिए धारा 144 लगा दी और अन्ना को उठा के जेल ले जा रहे हैं। और कहा 15 दिन तक पूरे देश को बंधक बना लिया अन्ना ने। इंडिया गेट पे भीड़, रामलीला मैदान में भीड़, यहाँ भीड़, पार्लियामेंट हाउस के गेट पे प्रदर्शन चल रहा था। बिल्कुल जिंदगी में मैं 20 साल से प्रदर्शन करने लग रहा हूँ, सबको देखता हूँ, ऐसा कभी नहीं देखा मैंने कि पार्लियामेंट के गेट तक आंदोलनकारी पहुंच जाए और पुलिस मूक दर्शक बन करके खड़ी रहे।
एक सिंपल एसीपी पार्लियामेंट 10,000 लोगों की भीड़ के बीच में अकेला खड़ा हुआ है। अरे मैंने कहा भाई साहब जी इतनी भीड़ खड़ी है, आपको डर नहीं लग रहा? वो किससे डरना, ये तो सब सभ्य लोग हैं। मैं कह ये साले सभ्य कहां से हुए चोर, उनको सभ्य बता रहे हैं। और पार्लियामेंट के गेट तक भीड़ खड़ी है, प्रशांत भूषण खड़ा होकर भाषण दे रहा है, चोर देश का इतना बड़ा। जो दोनों बाप बेटों पर जो है पूरी तरह करप्शन के चार्जेस प्रूव हो चुके हैं, जिसने ये कह दिया कि पूरे देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अब तक भ्रष्ट ही हुए हैं, सब पर आरोप लगा दिया। वो आदमी सबसे बड़ा ईमानदार होने का ढोंग कर रहा है, शांति भूषण और प्रशांत भूषण। जब उस पर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो चुका है, लेकिन इस देश की सरकार को देखो, अदालत तो खैर करेगी क्या, अदालत तो मजबूर होती है, आदेश कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करना तो कार्यपालिका का काम है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा रहा। शांति भूषण प्रशांत भूषण के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही सरकार आज तक। पूरे देश को बंधक बनाने के बाद इस सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने या कहीं की भी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया अन्ना के लोगों के खिलाफ कहीं भी कि भाई तुमने धारा 144 का उल्लंघन किया है, तुमने राष्ट्र की मतलब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया है, जनतंत्र का अपमान किया है, आपने पूरे देश के मतदाताओं को बिकाऊ कह करके पूरे देश के सांसदों को चोर कहा, आपने संसदों के चोर है संसद, उसके बावजूद कोई मुकदमा नहीं हुआ। तिरंगे का अपमान किया, दिन रात तिरंगे पे हगे बैठ के मुंह से लपेटा, उसको पता नहीं क्या क्या किया राष्ट्रीय झंडे के साथ, और वो लाइव टेलीकास्ट चलाए गो, और उसके बावजूद सारे प्रमाण और तथ्य होने के बावजूद इस देश की सरकार ने अन्ना हजारे या उसके साथियों के खिलाफ कोई ढंग का एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब ये सारी चाल थी, पूरी तरह से सरकार का पूरा प्लान था अन्ना को बढ़ाने का, ताकि वास्तविक जनक्रांतियों को दबाया जा सके, सुप्रीम कोर्ट जैसी निष्पक्ष व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सके। क्योंकि आज आप देखिए सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे लगा रहा है, जन लोकपाल में सबसे ज्यादा जोर लगाया जा रहा है कि हायर जुडिशरी को लोकपाल के अधीनस्थ लाया जाए। अब आप देखिए कि हायर जुडिशरी इस देश में किसकी दुश्मन है सबसे ज्यादा? वो सांसदों की दुश्मन है, मिनिस्टर्स की दुश्मन है, उद्योगपतियों की दुश्मन है, मीडिया की दुश्मन है, एनजीओ की दुश्मन है, घूसखोरों की दुश्मन है। एंटी करप्शन एक्ट के तहत जितने भी लोग रेड हैंड अरेस्ट होते हैं उनमें से 99% को निश्चित रूप से सजा होती है। आप इस देश की आजादी के बाद का इतिहास उठा करके देख लें, आरटीआई डाल के पूछ लें, एकमात्र एओसी एक्ट ऐसा एक्ट है जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को सजा होती है निश्चित रूप से। तो हायर जुडिशरी किसकी दुश्मन हो गई साहब? सबसे बड़ी इस देश की दुश्मन तो नहीं हुई, आम आदमी की दुश्मन तो नहीं हुई। किसानों की जमीनें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आगे आते हैं, मजदूरों के राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आगे आते हैं, आम आदमी की झोपड़ी को बचाने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आगे आता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आगे आता है, नदी नालों को बचाने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आगे आता है। और अन्ना कहता है कि ये चोर हैं सारे के सारे बेईमान हैं, इनको सजाए मौत दे दो, सालों को जल्दी लाओ, लोकपाल के अंदर बहुत बकवास करते हैं, निरंकुश हो गए। तो अन्ना दलाल हुआ न पूंजीपतियों का, चोरों का दलाल हुआ न, भ्रष्टों का दलाल हुआ न, जो हायर जुडिशरी को कैद में करना चाहता है। अरे यही तो कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी भी चाहती है, सारे बेईमान चाहते हैं कि हायर जुडिशरी कंट्रोल में रहे। ये ए राजा को जेल ना भेजे, कलमाड़ी को जेल ना भेजे, मधु कोड़ा को जेल ना भेजे, येदुरप्पा को जेल ना भेजे, द्विवेदी को जेल ना भेजे, सज्जन कुमार को सजाए मौत ना सुनाए, जगदीश पाइटलर को सजाए मौत ना बताए, एचके भगत को सजाए मौत ना दे, नरसिम्हा राव को जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सीजेएम के सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ता था। सबने देखा विज्ञान भवन में अलग से अदालत लगती थी और वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मामूली से मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश होता था। पीवी नरसिम्हा राव, जयललिता पे फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को जेल भेजा, हाई कोर्ट ने। इतने सारे उदाहरण भरे पड़े हैं इस देश में। मीरा राडिया, अभी जो बलवा सलवा, ये 5 उद्योगपति जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट जो ए राजा के साथ जेल में रहे। मीडिया को जम के लताड़ लगाता है कि तुम साले जो है कोर्ट से पहले ट्रायल कर देते हो, बदमाश हो। एनजीओ पर रोज दिन रात लताड़ लगाता है कि तुम सारा पैसा लोगों का खा जाते हो, हड़प जाते हो। तो इन सबका सबसे बड़ा दुश्मन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसको काबू करना मकसद। प्रशांत भूषण, शशि भूषण, इन सबका एक ही मकसद है। अन्ना हजारे तो मुखौटा है कि हायर जुडिशरी को किसी तरह से नकेल कस दी जाए कि हायर जुडिशरी निरंकुश ना रहे, बेईमानों पर काबू ना करे। और हायर जुडिशरी भी इतनी डरपोक है इस देश की कि वो भी इस तथ्य को जानती है। हमारी कई सारे जजेस से बात हुई, उन्होंने हमको उकसाया कि आप हाई कोर्ट में फाइल कीजिए ये सारी चीजें,
आएगा तो हमारे ही पास, हम इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक सन्न पड़े हुए हैं। उनको भी डर लगता है कि कहीं अन्ना हजारे के उग्र समर्थक जजों के घर ना जलाने लगे, जजों में जूते ना मारने लगे, सच बोलने वालों को पीटने ना लगे। इस डर और खौफ की वजह से लोग इस सच को जानते हुए भी कुछ कह नहीं पा रहे कि भाई अन्ना हजारे का आंदोलन जो है कांग्रेस प्रायोजित आंदोलन है, सरकार प्रायोजित आंदोलन है, सरकार करवा रही है सारा सब कुछ। ये बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतर जाती, आधे से ज्यादा सांसद जेल में होते, 2/3 मंत्री जेल में होते भारत सरकार के, कई सारे चीफ मिनिस्टर देश के जेल में होते, और 10,000 के करीब इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति जिनके पास 1,000 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी है, वो जेल में होते अगर काला धन विरोधी आंदोलन सफल हो जाता रामदेव का। लेकिन उस आंदोलन को खत्म करने के लिए उस भोले बाबा जी को बेवकूफ बना दिया गया, अन्ना को भेज दिया उसके आंदोलन में। जब उसने 28 फरवरी को रामलीला मैदान में रैली की, यहाँ काला धन विरोधी रैली स्वामी रामदेव ने, तो उसमें शांति भूषण, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और वो जेएम लिंग 2 और जी आपका क्या बोलते हैं वो एक उलेमा है मसूद मदनी या मौलाना मदनी, अबुल कासमी साहब और अपनी ये जो रिटायर्ड आईपीएस देश की प्रथम महिला आईपीएस बहुत ईमानदार बन रही है, सारी दुनिया जान गई उसे कि कितनी ईमानदार है किरण बेदी, ये सारे के सारे और रामदेव के उसमें पहुंच गए, बीजेपी के सांसद पहुंच गए, कई सारे लोग बाबा ठीक कर रहा है हम तेरे साथ है। अगर तुम साथ कहाँ हो, तुम्हें तो बाबा के आंदोलन को खत्म करना था और वो भोला बाबा इस साजिश को समझ नहीं पाया। पूरा आरएसएस का थिंक टैंक गोविंदाचार्य को कन्वीनर बना दिया उसने अपने आंदोलन का, काला धन विरोधी आंदोलन का कन्वीनर उस बेवकूफ ने रामदेव ने उसको बना दिया गोविंदाचार्य को, जो आरएसएस का थिंक टैंक है, पूरी पॉलिसीज आरएसएस की वो बनाता है, और सारे काले धन वाले तो आरएसएस के ही लोग हैं ज्यादातर। तो भाई अगर 50% कांग्रेस के हैं तो 60% उसके बीजेपी के लोग काला धन वाले हैं, और आरएसएस उसके आंदोलन को संचालित कर रही है रामदेव को। तो बताओ कैसे सफल होगा। वेद प्रताप वैदिक जैसा आदमी, उसका सलाहकार रामदेव का, ऐसे लोग, शंकराचार्य उसके आंदोलन में जुड़ गए। ये सारे के सारे चोर अन्ना एंड पार्टी के, सिविल सोसाइटी के सारे चोर जो है रामदेव के साथ जुड़ गए, और पापा को लगा दू कलम में तो बन गया देश का नेता। जब 6 जून को ये बैठा अन्ना आंदोलन में, तो उसके पर्चे में सबसे पहला नाम उसका था स्वामी रामदेव का। योग गुरु स्वामी रामदेव का भारी जन समर्थन प्राप्त है इसके आंदोलन को। दूसरे दिन जब वो यहाँ बोलने आया तो उसे बोलने नहीं दिया, बोले बाबा काले धन की बात मत कर, यहाँ जन लोकपाल की बात कर सिर्फ। वो गुस्सा होकर चला गया। इतना बेइज्जत होने के बाद यहाँ से वो चला गया, लेकिन उस बेइज्जती के बावजूद भी वो जानता है कि जन लोकपाल काला धन विरोधी आंदोलन को खत्म करने की साजिश है, जन लोकपाल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की साजिश है, जन लोकपाल देश की हायर जुडिशरी को गुलाम बनाने की साजिश है, जन लोकपाल देश में करप्शन को प्रोटेक्ट करने की साजिश है। इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी रामदेव जैसा आदमी जो अपने आप को सत्याग्रही कहता है, अमृत पुत्र कहता है, ईश्वर का बेटा कहता है अपने आप को, और सन्यासी कहता है, दिखाता भी है कि सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो इस सच को नहीं बोल पा रहा कि भाई जन लोकपाल जो है देश विरोधी साजिश है, डेमोक्रेसी को खत्म करने की साजिश है, जो क्रांति करप्शन के खिलाफ होनी चाहिए थी, वास्तविक क्रांति जो इस देश में पैदा होने जा रही थी, उस क्रांति को खत्म करने की साजिश है, संविधान को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि संविधान ने इस देश के जजों को स्वतंत्र अधिकार दिए हैं, न्यायपालिका को, और उसको स्वतंत्रता खलती है न्यायपालिका की बहुत बुरी तरह से इन लोगों को कि ये इतने स्वतंत्र क्यों हुए, हमारे काबू में क्यों नहीं रहे, तनख्वाह हमसे दे, क्योंकि तनख्वाह तो सरकार ही देती है ना जजों को, सबसे ज्यादा छुट्टी हम दें इन्हें, मिलोड इनको करें, और उसके बावजूद ये हम पर ही घोड़ा चलाते हैं, हमको डांट मारते हैं। तो रामदेव जैसा आदमी जो, चलो खैर इन सब बातों को भी भूल जाइए, लेकिन एक धार्मिक आदमी को मैं धर्म के महत्व से भी बताता हूं, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म का बड़ा गहन अध्ययन किया हुआ है। हिंदू धर्म जो साफ साफ ये कहता है कि लोकपाल ईश्वर और देवता दो चीजों को लोकपाल कहा जाता है। रामदेव कह रहा है कि लोकपाल बनना चाहिए, तो क्या एक धार्मिक व्यक्ति को ये चीज शोभा देती है कि वो एक व्यक्ति को ईश्वर का दर्जा दे दे? श्री रविशंकर कह रहा है कि लोकपाल बनना चाहिए,
शंकराचार्य कह रहे हैं कि लोकपाल बनना चाहिए। धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, अपने आप को बहुत बड़े बड़े आला विद्वान कहते हैं कि हम विद्वान हैं, सबसे बड़े विद्वान हैं, सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार हैं। अरे तुम्हारे तो धर्म का नाश करेगा लोकपाल गधो, हमारे तो संविधान का नाश कर रहा है। चलो संविधान तो बाद की चीज है, दूसरा बना लेंगे हम तो, कोई बात ना, लेकिन तुम्हारे तो दूसरे धर्म का ही नाश कर देगा लोकपाल। तुम कहां जाओगे? तुम्हारा धर्म खत्म हो रहा है, हिंदू धर्म। लोकपाल का मतलब ईश्वर, तुम सारे के सारे उसे सलाम ठोकोगे क्या ईश्वर को जाकर के? तो ये तो तुम्हारे धर्म को भी खत्म कर रहा है। लेकिन उनको कुछ नहीं चाहिए, गांधीवाद पनपे तो पनपता रहे। इस चीज से आरएसएस को या अन्य दलों को कोई स्वरूप मतलब नहीं है कि भाई गांधीवाद हमारे लिए खतरा है। कांग्रेस दोबारा 50 साल के लिए सत्ता मजबूत हो जाएगी अगर गांधीवाद मजबूत हुआ तो। उनको अभी गांधीवाद से कोई डर नहीं लग रहा, जान सब रहे हैं। मेरी आरएसएस के बड़े टॉप लीडरान से इस विषय पे बात हुई कि भाई भारत माता की तस्वीर वहां जब रामलीला मैदान में लगी तो उसे हटा दिया गया, अन्ना ने तुरंत हटवा दी। बुद्ध जी ने कहा कि डंडे इतने बढ़ेंगे अन्ना पागल हो जाएगा, ये भारत माता आता हटाए यहाँ से, चंद्रवंश वगैरह नहीं लगेंगे यहाँ, सिर्फ गांधी की फोटो लगेगी मंच पे और कुछ नहीं। हटा दी तुरंत। पूरे देश ने देखा था वो सीन कि भारत माता की पिक्चर जो है 1 घंटे नहीं लग पाई थी रामलीला मैदान के अंदर, तुरंत हटा दी गई थी, सिर्फ गांधी की फोटो। मैंने आरएसएस के लोगों से क्वेश्चन किया था कि ये तो गांधीवाद का प्रचार हो रहा है, जो लोग गांधी के नाम से नफरत करते थे वो युवा गांधी की टोपी लगा के नाच रहा है सड़क पे, और तुमको ये दिख नहीं रहा कि गांधी कांग्रेस करवा रही है सारा एडवर्ड? क्योंकि यार देख तो सब रहा, चलने दो, लेकिन अभी इसको मत चलने क्यों दे? क्योंकि इस बात को तुम ढूंढो को क्यों चलने दिया जाए? इस बात का डॉक्टर साहब आपको जानकर हैरत होगी, इस देश का सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड आगामी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को हत्यारा कहता है, उसके खिलाफ एसआईटी का गठन करवाता है और 3000 मुसलमानों का कातिल कहता है उसको, और सजाए मौत दे सकता है नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च न्यायालय। तो पहले सर्वोच्च न्यायालय से निपटना बहुत जरूरी है, गांधीवाद से बाद में निपट लेंगे। गांधीवाद इतना बड़ा खतरा नहीं है, उनका शीला दीक्षित को भी जेल भेज चुका होता कोयला घोटाले में, और कई सारे मिनिस्टर्स जेल में होते सेंटर के। 26 लाख करोड़ रुपए का कोयला घोटाला जन लोकपाल की लड़ाई शुरू होने से पहले हल्का सा प्रकाश में आया था, लेकिन वो दब गया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक अक्यूज है उस कोयला घोटाले में। क्योंकि जब सिद्धि सोरेन जेल में था तो कोयला मंत्रालय का चार्ज डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था, और उस दौरान वो 26 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जैसा ये 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला है, 26 लाख करोड़ का है कौन सा वो घोटाला, वो दब गया जन लोकपाल की लड़ाई में। जन लोकपाल तो नुगदे चोर है, चोर है। अरे भाई किसी की बड़ी कोठी देख के आप कह दो ना वो जरूर चोर होगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है मेरी। तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तेरी काय की लड़ाई है? ये बता कि भ्रष्ट कौन कौन है, उनको जेल भिजवा, उनको तो तू बचा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो अप्रत्यक्ष मुद्दों के खिलाफ जिस तरह से अन्ना की ये लड़ाई है प्रत्यक्ष मुद्दों को खत्म करने की और अप्रत्यक्ष मुद्दों को ऊपर लाने की, उसी तरह से जो लोग अप्रत्यक्ष चीजों को लेकर के अन्ना के आंदोलन का विरोध कर रहे हैं उनको ये मीडिया खूब दिखा रहा है, कांग्रेस पैसा दे रही है, आप अप्रत्यक्ष मूवमेंट चलाइए अन्ना के खिलाफ। दिग्विजय सिंह पैसा देंगे आपको, हाँ ठीक है चलाओ चलाओ। दिग्विजय सिंह झूठी बयानबाजी करता है, मनीष तिवारी झूठी बयानबाजी करता है अन्ना के खिलाफ। अरे जैसे रामदेव पे लाठी चलाई तुमने, उसे हिजड़ा बनने के लिए मजबूर कर दिया एक सन्यासी को, नारी वस्त्र बन के भागना पड़ा रात के 12 बजे, वैसे अन्ना को क्यों नहीं मारा? यही पुलिस थी, यही सरकार थी, सब कुछ। और ये अन्ना हजारे रामदेव से ज्यादा गालियां दे रहा था आपको, रामदेव तो गालियां नहीं दे रहा था, वो तो सम्मानित ढंग से बड़ा साध्वी वेशभूषा में बात कर रहा था, भाषा में बड़ा मतलब संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा था। और अन्ना तो तुमको सरेआम चोर कह रहा है कि सारे सांसद चोर, सरकार चोर, मनमोहन सिंह चोर, राहुल चोर, सोनिया चोर, और पता नहीं किस किस को, लालू को चोर बोल रहा है, जयललिता को चोर बोल रहा है, ममता को चोर बोल रहा है, सभी को चोर बोल दिया उसने तो। लेकिन तुम उसको कोई थप्पड़ भी नहीं मार रहा, डंडा मारना तो बड़ी बात है, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। और रामदेव के डंडा चढ़ा दिया आपने, सन्यासी आदमी थे, उसको भागना पड़ा डर के मारे, और इतना डर गया वो कि जिंदगी में उसने तो कभी ऐसी पुलिस देखी नहीं थी रामदेव ने। उसने तो हाथ जोड़ने वाले लोग देखे थे कि बाबा को दुनिया साष्टांग दंडवत करती है, सरकार ने स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रखा था, जहां भी बाबा जाएगा योग शिविर लगाने या जो भी, वहां राज्य का मुख्यमंत्री या गवर्नर नहीं तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट का प्रोटोकॉल बना रखा था कि डिस्ट्रिक्ट का डीएम बाबा की अगवानी के लिए जाएगा।
स्टेट गेस्ट का दर्जा था बाबा को पूरे भारत में। और उसे क्या पता थी कि पुलिस मारती भी है और लाठी से मारती है और इस तरह मारती है। जब उसने लाठी देखी कि मार रहे हैं तो जो सुधीर यादव, बाबा भी यादव और सुधीर यादव जी इंचार्ज थे उसके, ज्वाइंट सीपी साहब, वो बाबा को लाठी लेकर के आ गए। उसने देखा यार रोज मेरे पैर छूने वाला सुधीर यादव लाठी लेके आ रहा है, मारने की कह रहा है, उसका कलेजा हिल गया बाबा का। देखो भागा वो कैसे भी, पता नहीं किसके बेचारी को कपड़े सपड़े पहने थे या क्या था वो सीन, और बाबा गाड़ी पाड़ी छुपा के भग लिया वहां से। तो बुरी तरह से डर गया पुलिस को देख के। बाबा ने कभी पुलिस की लाठी तो भाई नहीं थी, पैर छूते हुए पुलिस वाले देखे थे बाबा ने तो। और अन्ना को देखिए मेहमानी कर रही है सरकार और यही पुलिस। आज तक के मैं 6 बार जेल गया हूं, 18 मुकदमे दर्ज है मेरे खिलाफ, इन्हीं बातों को लेकर के धरना क्यों दिया, उसको यूं क्यों बोला, उसको यूं क्यों बोला। आज तक मैंने नहीं देखा कि उस जेल के गेट के अंदर रिहा होने के बाद कोई आदमी उस जेल के गेट के अंदर 1 सेकंड रुक जाए, उसकी गांड पे लात मार के जेल से बाहर कर दिया जाता है। और अन्ना 3 दिन रुका रहा जेल से रिहा होने के बाद, उसकी ना किसी ने गांड पे लात मारी, ना उसे तू बोला। डीजी ऑफिस में बैठ गया आराम से किरण बेदी के साथ उस पर सोफे पे दिन और रात आंदोलन अनशन चल रहा है वहां अन्ना का। अरे जेल मैनुअल खत्म कर दिया, देश की व्यवस्था, देश का संविधान खत्म कर दिया तुमने, बिल्कुल ताक पे रख दिया। लानत है नालायकों, ये कोई बात हो गई? कानून का कितना बड़ा उल्लंघन हुआ और तुमको शर्म नहीं आई कि देश को इस तरह से बर्बाद होने दे रहे हो। एक अपने स्वार्थ की खातिर आप, एक भगोड़ा आदमी जो सुसरा फौज की नौकरी फौज छोड़ के भाग आया, जब लड़ाई हुई वहां पैसा खा गया। मतलब जिस मोर्चे पे भी आज तक अन्ना डटा, उस मोर्चे से पीठ दिखा करके भागा है, उसका ये इतिहास रहा है कि वो भागा है। और सत्याग्रहियों को कहीं अवार्ड मिले कौन सा वास्तव? सत्याग्रही को तो जेल, जिल्लत, लाठी और मौत दी जाती है हमेशा। ये इतिहास है आदिकाल से लेकर के आज तक। अगर तुम राम से ही शुरू करो तो राम को भी वनवास दे दिया था, कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, कृष्ण के माँ बाप जेल में डाल दिए थे, गांधी जेल में रहा, नेहरू जेल में रहा, और भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु और पता नहीं कितने लोग जो फांसी के फंदे पे चढ़ा दिए गए। अरस्तु जैसे लोगों को जहर पिला दिया गया, सुकरात जैसे लोगों को, सॉरी, और जो भी सत्याग्रही हुआ, यीशु को जो है क्रूस पे लटका दिया गया, मोहम्मद को जो है पत्थर मारे गए, हुसैन को फांसी पे चढ़ाया गया, और हमारे बहुत सारे जो है कितने ही वीर और वीरांगना सारी दुनिया में हुए हैं जो सत्याग्रह जिन्होंने भी किया, उनको या तो मौत दी गई, या जो है उनको जूते मारे गए, या फिर उनको जो है जेल में डाल दिया गया। लेकिन अन्ना को क्या किया है? अन्ना को पद्मश्री दे दिया साहब सरकार ने। और फिर नालायकों, फिर भी तुमको नहीं दिख रहा कि अन्ना कांग्रेस का आदमी है, सरकार का दलाल है? कहीं पद्मश्री मिला है आज तक किसी सत्याग्रही को? साधु ने सत्याग्रह किया, उसने रामदेव ने सबके सामने, तो उसे ना दिया पद्मश्री, उसको लट मार के भगा दिया। आप करके देख लो कोई भी सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह करे उस पर गोली चले, मजदूर सत्याग्रह करे उस पर गोली चले, कोई धार्मिक आदमी सत्याग्रह करता है उस पर लाठी गोली चलती है, कोई भी करे सत्याग्रह। सिर्फ अन्ना के अलावा, अन्ना एकमात्र देश का ऐसा सत्याग्रही है जिसका सम्मान किया जाता है। सरकार पानी की व्यवस्था करती है, देसी भंडारे, देसी घी के भंडारे करवाती है सब। यहाँ हमने आरटीआई डाल के पूछा, जब वो यहाँ बैठा था 3 दिन के लिए, हमने पूछा आरटीआई डाल के कि भाई सरकार ने ये सब शौचालय किसी के लगा दिए इसके लिए? ये तो सब कुछ और कह रहा है। और कितना खर्च किया है भारत सरकार ने इसकी सुरक्षा व्यवस्था पे, पानी पे? सरकार पानी पिलवा रही थी सब, यहाँ शौचालय लगाई गई थी उसके लिए, और बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी लगा रखे थे साफ सफाई के लिए यहाँ पे सरकार ने। और मैंने कहा भाई इसने कौन सी परमिशन मांगी थी? ना तो उसने कोई परमिशन मांगी थी, यहाँ की विदाउट परमिशन बैठा था सब। पहले जब जंतर मंतर पे 3 दिन बैठा था वो विदाउट परमिशन था। हमारे पास रिकॉर्ड है इस चीज का, हमने आरटीआई डाल के पूछा था, कह रहे साहब कोई परमिशन मांगी ही नहीं थी, आके बैठ गए तो। और वो एनडीएमसी ने पानी की व्यवस्था कर दी, और शौचालय की, और सफाई कर्मचारियों की, और गृह मंत्रालय ने कुछ और चीजें यहाँ प्रोवाइड कराई थी लोगों को। इस तरह की डिटेल्स आई है। मतलब करीब जो है 27 लाख रुपए का खर्चा है उन 3 दिन का भारत सरकार का अन्ना के आंदोलन पर। तो बाकी लोग यहाँ करके देखो आपको इस तरह से, यार अन्ना जी को सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है भारत की सरकार, किस लिए, क्यों? और दिखावे में क्या हो रहा है, वो कभी क्या नाम है इसका, दिग्विजय सिंह उसके खिलाफ बयान देता है, नुको अन्ना जो है समाज सेवी है, बैठ गया है, बुद्धा आदमी है, उसे मार ठगते है रामदेव को, नुको वो मार ठगे, ये समाज सेवी है।
अरे ये समाज सेवी हो गया जो तुझे चोर कह रहा है कि तुम चोर हो, तुम्हारे दादा बाबाओं को भी चोर कह रहा है, कांग्रेसियों के को सबको कि तुम सारे चोर हो, फिर भी तुम इसे समाज सेवी कह रहे हो। भाई देखिए, वो मनीष तिवारी कह रहा था बुढ़ा खिसक गया है, कांग्रेस का प्रवक्ता, वो संजय निरुपम चोर कहीं का, शिवसेना में रहा पहले, शिवसेना ने निकाल दिया तो कांग्रेस में आ गया, अब कांग्रेस का प्रवक्ता बना हुआ है। वो एक दिन पहले बड़ा लंबा इंटरव्यू आ रहा था, रोज आर्टिकल भी आते हैं अन्ना के खिलाफ, लेकिन एक दिन मैंने देखा टीवी पर अन्ना हजारे की टोपी लगाए हुए था कि मैं भी अन्ना हजारे हूँ। मैं कहा साले बदमाश कहीं के हो, अबे जब तुम भी अन्ना हजारे हो और अन्ना हजारे भी तुम है तो भाई फिर लड़ाई का है कि इस देश को गुमराह क्यों कर रहे हो? ये इतना जो एनर्जी वेस्ट करवा रहे हो आप, देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करवा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो जनता का, आखिर पैसा तो जनता का ही है ना भाई। हम सब टैक्स देते हैं ना, साबुन खरीदते हैं, बीड़ी पीते हैं, कफन खरीदते हैं, यहाँ तो दिल्ली में तो लेटरिन पे भी टैक्स देना पड़े, और कपड़े पहनते हैं, कटिंग कराते हैं, ब्लेड खरीदते हैं, या जो भी है, मतलब सारी चीजों पे टैक्स देते हैं ना हम। देश का जो 90% राजस्व है वो प्रत्यक्ष करों से आता है ना, तो उस पैसे पे हमारा हक हुआ नाराज को उसके पे, देश की जनता का, उसको आप इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। 38,000 करोड़ रुपए आपने एनजीओ को दे दिया कि चलो हमारे खिलाफ मूवमेंट चलाओ सरकार की। देखिए कितना बड़ा ढोंग, कितना बड़ा आडंबर, लोग समझ नहीं रहे इन चीजों को। तो मैं डॉक्टर साहब ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हम अप्रत्यक्ष मुद्दों को छोड़ करके सीधे फाइट करें इस मामले पे, क्योंकि अप्रत्यक्ष मुद्दों से इनका आंदोलन पनप रहा है और वो चाहते हैं खुद कि अप्रत्यक्ष बातें करें लोग हमारे खिलाफ, ताकि उनका आंदोलन और पनपे। उन लोगों को खूब वो पैसा भी देते हैं, दावत भी खिलाते हैं और उनको मीडिया प्रोत्साहित भी करता है उन्हीं लोगों को। आप सही बात करोगे आपको मीडिया डंप कर देगा, और आप गलत तरीके से अन्ना का विरोध करो मीडिया आपको हीरो बना देगा, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि देखिए आदमी पागल है, ये पागल है जो अन्ना का विरोध कर रहा है। जब आप तथ्यात्मक बातें कहोगे तो लोगों को सीधे अटैक करेंगे नहीं। जब आप बताएंगे तो भैया अन्ना की और दिग्विजय की और राहुल की जनवरी के महीने में मीटिंग हुई थी, ये फोटोग्राफ है उसके, तो लोगों को लगेगा ना कि हाँ भाई ठीक बात है। जब आप बताओगे कि ये आरटीआई का जवाब है भाई 27 लाख रुपए भारत की सरकार ने 3 दिन पे अन्ना के लिए खर्च किए थे, ये भाई भारत का बजट है, देखो 2011-12 का 38,000 करोड़ रुपए दिए हैं इसमें। जब आप तथ्यात्मक बातें कहेंगे तो लोगों पे अटैक होंगी, और जो लोग आज अन्ना हजारे को गांधी कह रहे हैं या समाज सेवी मान रहे हैं, वही लोग अन्ना हजारे में जूते भी मारेंगे, क्योंकि इस आंदोलन का एक लाभ भी हो सकता है कि ये आंदोलन भारत की इस भ्रष्ट व्यवस्था के लिए भस्मासुर भी साबित हो सकता है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इससे हमें लाभ हो जाएगा, हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा करप्शन को, कल ये भी तो हो सकता है कि कुछ सिलसिले क्रांतिकारी जो इस आंदोलन को वास्तव में करप्शन के खिलाफ आंदोलन समझ बैठे हैं, वास्तव में से आजादी की दूसरी लड़ाई समझे बैठे हैं, वो अगर 500-700 लोग भी इस आंदोलन से जुड़ गए, और जब उन्हें ये पता पड़ी इस आंदोलन का पूरा राज भुला के ड्रामा चल रहा था, नूरा कुश्ती थी, एक नाटक था, अन्ना नाम का एक्टर, चूंकि आपको महाराष्ट्र में बढ़िया एक्टर लोग पैदा होते हैं ना, हमारे यहाँ तो थोड़ा कम होते हैं, 1-2 एक्टर होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र तो एक्टरों का राज्य है, कलाकार अच्छे होते हैं, तो अन्ना भी एक अच्छा कलाकार है। तो लेकिन लोगों को जब ये सच्चाई पता पड़ेगी कि ये नाटक चल रहा था, अन्ना एक्टिंग कर रहा था, पर्दे के पीछे राहुल और दिग्विजय ही थे, झूठ मूठ को गालियां दिलवा रहे थे अन्ना से, खुद गाली दे रहे थे, तो वो जो 500-700 या 1000-2000 वास्तविक क्रांतिकारी इस आंदोलन में आ गया होगा, इसे सचमुच का आंदोलन समझ के वो चला के रात कर देगा ना जी अन्ना और अन्ना के संरक्षकों को। हाँ मैं भी था, जैसे मुझे जब ज्ञात हुआ तो मैं आया, मैं बागी हुआ, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा सा गांधी जी में आस्था रखता हूँ, तो मैं ये काम नहीं कर सकता कि किसी को जिंदा जलाऊं या हरविंदर की तरह चांटा मारूं। मैं समझता हूँ रास्ता सत्याग्रह का ही अच्छा है, क्योंकि आप कितने लोगों को जला दोगे, उस रास्ते से आप जीत हासिल नहीं कर सकते। वो किसी ने एक शेर कहा है ना, वो बहुत अच्छा शेर है साहब के, वो बस एक ही उल्लू का पीछा पीराने गुलिस्ता करने को, हर साथ में उल्लू बैठा हो अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। तो जब जहाँ बहुत सारे लोग चोर हों, जिस देश का प्रधानमंत्री चोर हो, जिस देश में जो है जुडिशरी में करप्शन हो, जिस देश में मतलब इंडस्ट्रियल वाले सब शोषणखोर हों, जिस देश में मिलावटखोर व्यापारी हों, छोटे कफन में भी मतलब जो है जहाँ कमीशन खा ले, जो आदमी कहते थे कि साहब देश का आदर्श है अटल बिहारी वाजपेयी जैसा आदमी, उसके शासन काल में कफन में जो है कमीशन खाया गया, कितना बड़ी शर्म की बात थी देश के लिए। वो जॉर्ज फर्नांडिस जैसा आदमी जो समाजवादी कहता था, जिसके कुर्ते में जेब नहीं होती थी, वो ताबूत में कमीशन खा गया, रक्षा मंत्री था इस देश का उस वक्त। तो बड़ी शर्म की बात होती है कौन साहब कुछ चीजों को जब हम देखते हैं तो इस देश में जब ऐसे ऐसे लोग बेईमान और चोर हो जाएं,
तो मैं समझता हूँ 1 आजाद या 10,000 मदन लाल आजाद या 10,000 डॉक्टर साहब मिल करके अगर चांटा मारने पे उतरे या इनको झंडा जलाने पे तो इलाज नहीं होगा। इसका इलाज सत्याग्रह ही है कि हम सत्याग्रह करें, चाहे भले ही वो लंबे समय चल जाएगा, थोड़ा संघर्ष लंबा रहेगा, लेकिन इलाज सत्याग्रह से ही होगा। धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ेगा, हम बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे, लोग सच्चाई जानेंगे और जिस दिन ये सच्चाई सामने आ जाएगी उस दिन खुद सच्चाई का गोला तो दुनिया में सबसे बड़ा गोला है ना, जिसकी आवाज के सामने कौन रुकता है। बड़े बड़े तानाशाह बढ़ जाते हैं, हमने देखा इजिप्ट में क्रांति आ गई, सीरिया, लीबिया, दुनिया भर के इतने बड़े पुराने तानाशाह सब पलट किए लोगों ने। मामूली सी हिंसा हुई है, 15-20 लोग मरे और शासक इतने पुराने तानाशाह जो है तख्त छोड़ के भाग गए। तो ये तो डरपोक है, भारत के शासक तो डरपोक है, ये मक्कार है, बहादुर नहीं है। ये षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको मार नहीं सकते, सीधी लड़ाई नहीं करेंगे आपसे, आपके खिलाफ ये षड्यंत्र करेंगे, आपसे लड़ नहीं सकते सीधे। तो इनके खिलाफ तो अगर कोई बढ़िया सा आंदोलन यहाँ खड़ा हो गया तो सब भाग जाएंगे। सारे के सारे NRI ग्रीन कार्ड होल्डर हैं ये सारे के सारे। मैंने अभी विदेश मंत्रालय से कौन सा भी कार्ड किया फाइल करके पूछा है कि भाई लिस्ट दो, भारत में कितने ग्रीन कार्ड होल्डर है, कितने सांसदों के पास पासपोर्ट वीजे हैं और इनकी कितनी किसकी विदेशों में जो है इन्वेस्टमेंट है। तो लग रहा है ना कि चीन से जब युद्ध होगा, जो संभावित खतरा है कि 2012 में लड़ाई हो सकती है भारत चीन की, तो उस वक्त ये साले सब भागना जाते हैं। तो पता पड़ा कि डॉक्टर साहब रह गए यहाँ लड़ने को, और हम क्या लड़ेंगे, हमें तो पता ही नहीं भाई। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा है। डॉक्टर सुरेश अभिमान गवई साहब ने ये जो प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैं इसकी पहले से तारीफ करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत का काम किया कि आपने महाराष्ट्र से आकर के यहाँ अन्ना हजारे जैसे दिल्ली के खिलाफ और ये सत्याग्रह शुरू किया। आपको कामयाबी मिले ऐसी उम्मीद करता हूँ। और हाँ, और मैं भारत की जनता का आह्वान करता हूँ कि वो लोग डॉक्टर सुरेश अभिमान गवई साहब का समर्थन करें, इस मूवमेंट में उनके साथ शामिल रहें। और मैं खुद जैसा भी हूँ टूटा फाटा आपके साथ रहूंगा पूरी तरह से। आपको मेरी जहाँ भी आवश्यकता महसूस करे बुलाना, मैं आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।